Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 24th November 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel एडवर्स IS लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। Now, first article, गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट आया है। वर्डिक्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर के पास यहाँ पर कोई भी वीटो पावर नहीं है जिससे कि वो बिल्स को क्या कर सके, होल्ड करके रख सके। आप सभी को पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पर पिटीशन फाइल की थी कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स पर अपना जो एसेंट है उसको विदहोल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नर इन केस ही विदहोल्ड्स एसेंट टू अ बिल शुड सेंड इट बैक। अगर यहाँ पर गवर्नर क्या करते हैं, बिल को अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, तुरंत उस बिल को विद द कंसिडरेशन मतलब एक मैसेज के साथ, कंसिडर मैसेज के साथ उस बिल को असेंबली के पास फिर से रिटर्न करना होगा। और अगर इफ़ असेंबली यहाँ पर उस बिल को फिर से पास कर देती है ना, बिल क्या करती है, बिल को फिर से पास करती है, तो विदाउट एनी मतलब कि यहाँ पर विदाउट एनी चॉइस मतलब गवर्नर के पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है और गवर्नर को यहाँ पर एसेंट क्या करना होता है, मंजूरी अपनी देनी होती है। तो अभी यहाँ पर 10th जजेस के यहाँ पर मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल की थी और इसी के चलते यहाँ पर क्या किया गया है, आपका ये वर्डिक्ट यहाँ पर आया। इसी के चलते आप सभी को पता है तमिलनाडु असेंबली ने भी यहाँ पर जो तमिलनाडु के असेंबली में भी जो 10 बिल थे वो यहाँ पर रिटर्न आए थे और फिर से उनको क्या किया गया है, असेंबली में यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। जो बिल्स थे उनको इनेक्ट यहाँ पर किया गया है और गवर्नर के पास फिर से भेजा गया है। तो गवर्नर ने यहाँ पर क्या किया, मतलब एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नर एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। ये वर्डिक्ट हेल्प करेगा किसमें, कि जो भी बिल्स आपके तमिलनाडु में इनेक्ट किए गए हैं उन्हें यहाँ पर क्या मिले, मंजूरी मिल जाए। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज WHO asks चाइना फॉर मोर इन्फो ऑन राइज इन इलनेस निमोनिया क्लस्टर। अब देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन, उसके बाद इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये है तो छोटी सी न्यूज़ कि चाइना में क्या हो रहा है, अभी जो निमोनिया के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और चाइना की जो अथॉरिटी है, चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर पब्लिक में नहीं ला रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो WHO ने क्या किया है, चाइना से यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी है कि निमोनिया के जो केसेस है और ये जो इलनेस यहाँ पर बढ़ रही है तो ये कैसी इलनेस है और इसका पूरा यहाँ पर उन्हें क्या किया जाए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि इसको जल्द से जल्द क्या कर सके, हम टैकल कर सके। चलिए अब इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। अब निमोनिया क्या होता है, ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कल ऐड किया जाएगा। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया इज अ इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेज द एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स। निमोनिया आपका एक इन्फेक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। द एयर सैक्स में फिल विद द फ्लूइड और पस प्रूलेंट मटेरियल कॉजिंग कफ एंड फलगम और पस, फीवर, चिल्स, डिफिकल्टी ब्रीथिंग। तो एक्चुअली निमोनिया से क्या होता है, हमारे जो एयर सैक होते हैं, आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स में हमारे होते हैं एयर सैक। तो ये नॉर्मल एयर सैक है, मतलब जब पर्सन को निमोनिया नहीं है। और जब पर्सन को निमोनिया होता है तो इनके जो एयर सैक्स होते हैं यहाँ पर पस भर जाता है, एक फ्लूइड होता है और उसको पस भी कहते हैं हम। तो ये पूरा फिल हो जाता है। ये जब फिल होता है तो इसमें से क्या होता है, आपका कफिंग होती है, बहुत ज़्यादा फीवर आता है, ब्रीथिंग में यहाँ पर डिफिकल्टी होती है। सो अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी कैन कॉज निमोनिया। तो आपको ये याद रखना है कि निमोनिया क्या होता है, आपके जो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी होते हैं इनके कारण क्या होता है, आपका फैलता है। तो इसमें हम बात करते हैं
द जर्म्स दैट कॉज निमोनिया आर कॉन्टेजियस। ये जो जर्म्स होते हैं जिसके थ्रू निमोनिया स्प्रेड होता है आपका, वो कॉन्टेजियस होते हैं। दिस मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या होता है, फैल सकता है। अगर यहाँ पर किसी ए पर्सन को निमोनिया है तो ये स्प्रेड हो सकता है बी पर्सन को। तो इसलिए हमें यहाँ पर, अगर हमें पता है कि निमोनिया के केसेस हैं कहीं पर हमारे आसपास, तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने चाहिए। सो बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल निमोनिया कैन स्प्रेड टू ओवर थ्रू इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द स्नीज और कफ। तो जैसे अगर इसने स्नीजिंग की या फिर कुछ भी कफिंग की और उसके द्वारा जो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं इस पर्सन के ऊपर आ गए, तो निमोनिया के जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, सिम्टम्स क्या है निमोनिया के? यहाँ पे चेस्ट पेन होता है, ब्रीथ होती है, कफिंग यहाँ पर होती है आपकी, कन्फ्यूज़न और चेंज इन मेंटल अवेयरनेस। उसके बाद कफ में जो फलगम के साथ यहाँ पर क्या होता है आपका, कफिंग होती है, थकान होती है, फीवर होती है, स्वेटिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। शेकिंग जो चिल्स होती है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इसमें धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। निमोनिया में आपको ये याद रखना है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर डाउन होता है। नोजिया होता है, वॉमिटिंग, डायरिया, तो ये सारे क्या है हमारे निमोनिया के सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जिस टाइप के यहाँ पे हम टाइप ऑफ सीवियरिटी देखते हैं निमोनिया का, जो मतलब कितना सीवियर है, उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है ट्रीटमेंट किया जाता है। यूजली यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल टाइप ऑफ निमोनिया आर यूजली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। अगर किसी बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है तो उसे हम एंटीबायोटिक्स से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर वायरल निमोनिया होता है, मतलब कि यहाँ पर कुछ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वगैरह हैं, तो एंटीवायरल जो मेडिकेशन होता है उसका यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी फिजिशियंस हैं, वैक्सीनेशन है, अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन फिजिशियंस जो होते हैं रिकमेंड करते हैं कि हमें रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अपना कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम में हमारा जो मुंह है उसे कवर करना चाहिए। स्मोकिंग को रिफ्रेन करना चाहिए। हमें हेल्थफुल लाइफ पर जो हमारी डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। हमें वीक में एटलीस्ट 5 डे तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द स्पिटम और कफ पार्टिकल्स ऑफ अदर विथ निमोनिया। और अगर किसी पर्सन को निमोनिया है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, सो ये निमोनिया था। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 1947 के बाद क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, लैंड रिफॉर्म होते हैं। तो लैंड रिफॉर्म हमें ये बताना है कि इस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सीलिंग लॉज क्या होते हैं। सीलिंग लॉज का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि हमने सील लगा दी कि ये फैमिली इतनी जो 1 हेक्टेयर का है उसका लैंड क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये इतना लैंड क्या कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है। तो ये हम कहते हैं इसको सीलिंग। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सीलिंग लॉज वर एम्ड, मतलब जो सीलिंग लॉज थे वो सिर्फ फैमिली होल्डिंग्स पर क्या थे, फोकस कर रहे थे, ना कि इंडिविजुअल्स होल्डिंग पर। सेकंड ऑप्शन इज द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है कि लैंड रिफॉर्म का जो मेजर एम था, टारगेट ये था कि हमें क्या करना है, जो भी लैंडलेस पीपल है, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उन्हें हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करेंगे। थर्ड आपका है, इट रिजल्टेड इन द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कैश क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था आफ्टर द लैंड रिफॉर्म। थर्ड लास्ट स्टेटमेंट इज लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एक्सेप्शन टू द सीलिंग लिमिट्स। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म ने क्या किया था, परमिशन किया था कि यहाँ पर कोई भी सीलिंग लिमिट्स नहीं है। कोई भी पर्सन कितना भी लैंड यहाँ पर क्या करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, वो कर सकता है। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा मतलब ऑप्शन करेक्ट है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस, यहाँ पर जो हमारा प्रोविंसेस थे
प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके रेफरेंस में हमें कुछ बताना है कि आर दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंस, मतलब ये कोई प्रोविंस है। अब इस प्रोविंस में जैसे कि हम मान लेते हैं स्टेट है, पहले उन्हें प्रोविंस कहा जाता था, ये स्टेट है, स्टेट में आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट असेंबली है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, मतलब कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर कैसे आए, क्या उन्हें उस प्रोविंस के लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया था या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, नॉमिनेट किया था। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि आज के टाइम पे सेंटर में आपकी लोकसभा है और स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से हमने क्या किया, पहले लोगों को इलेक्ट किया और हमने क्या किया, उसे पार्लियामेंट में, मतलब कि आपका जो लोकसभा है वहाँ पर एलोकेट किया। तो क्या ये स्टेटमेंट होगा। लास्ट में है सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, या फिर हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्हें हमने उनकी जो एक्सपर्टीज ही इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स उस बेसिस पर हम गवर्नमेंट ने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो आपको ये बताना है, एक तरीके से क्राइटेरिया बताना है फॉर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पर हमने उन्हें इलेक्ट किया था, चूज किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द इम्पैक्ट ऑफ वॉयलेंस ऑन अ चाइल्ड्स माइंड। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया जैसे कि कोई भी वॉर होता है, वॉयलेंस होता है, उसका जो लार्जर इम्पैक्ट है, जैसे कुछ जिन लोगों की डेथ होगी तो मान लीजिए उनकी तो डेथ हो ही गई, जो लोग यहाँ पर सरवाइव कर गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर सरवाइव करें, तो उनके माइंड पर उस वॉर का, उस वॉयलेंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना, इसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो स्पेशली हमने फोकस किया इस आर्टिकल में किसके बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में। तो अभी यहाँ पर ये कहा गया कि मारिया मोंटेसोरी, तो ये आपको नाम याद रखना क्योंकि अब ये आर्टिकल में आया है, तो कहीं ना कहीं जैसे इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, मेनली इन्होंने किस पर फोकस करती हैं, ये जो बच्चे होते हैं उन पर ये फोकस करके यहाँ पे बुक्स लिखते हैं। तो सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, द एब्जॉर्बेंट माइंड, इन पर इन्होंने लिखा है। एजुकेशन एंड पीस इनका कलेक्शन था। These speeches elaborate her lifelong mission to make our world recognize the significance of early impression, कि मतलब अर्ली जो इम्प्रेशन होता है चाइल्डहुड के टाइम पर किसी बच्चे के ऊपर कैसा इम्प्रेशन आ रहा है तो उस पर फोकस किया जाता है। अगर हमने उसको रिकॉग्नाइज किया तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो अ चाइल्ड्स इनकाउंटर विद वॉयलेंस, पर्सनल और कलेक्टिव, सेट इज द मोशन अ साइकिल ऑफ रेवेंज। अगर बच्चा किसी वॉयलेंस को क्या करता है, इनकाउंटर करता है। अब यहाँ पर आप गाजा का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमास में जो बॉम्बिंग हो रही है, गाजा में जो बॉम्बिंग हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर जो बच्चे को, जो उन बच्चों की डेथ हो गई उनका तो ठीक है, मतलब कि डेथ हो गई, आप उसको अब वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और उस वॉयलेंस को क्या कर रहे हैं, वो विटनेस कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, तो एक तरीके से इनकी लाइफ में अब क्या चलेगा, रेवेंज का एक साइकिल चलेगा और आप चाह कर भी इस रेवेंज को, ये जो रेवेंज की साइकिल है इसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो पर्सनल एंड कलेक्टिव सेट ऑफ मोशन, अ सेट ऑफ रेवेंज, दिस साइकिल इज अ रूट कॉज ऑफ वॉर। अब यही क्या बनती है, वॉर का रूट कॉज बनती है। फॉर एग्जाम्पल उन बच्चों ने क्या किया, वॉयलेंस को विटनेस किया। अभी मान लीजिए वो छोटे हैं, आगे बढ़े, अब उनके माइंड में पूरा यही चल रहा है, वॉयलेंस वॉयलेंस ऑल दीज थिंग्स। अब वो क्या करेंगे, रेवेंज लेने की कोशिश करेंगे। वो फिर यहाँ पे फर्दर जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर उसमें एंगेज होंगे और रेवेंज में मतलब फिर से क्या होगा, आपका जो जैसे कि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट जैसी एक्टिविटीज़ हैं, उस पर इन्वॉल्व होंगे और फर्दर ये क्या बढ़ेगा हमारे लिए, जो एक तरीके से कह सकते हैं वॉर का एक कारण बन सकता है। ओके, सो दी सर्वाइवर्स विल प्रूव मिशन होपफुली फिल्म। अब वल्नरेबल टू वॉयलेंट रोल्स, तो ये क्या होते हैं, चिल्ड्रन क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं दिस वॉयलेंस की। सो ही डिवोटेड द सेक्शन a violence lodged in the young mind over it grows into a full blown motive to resist social norm। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में ही मतलब अपनी चाइल्डहुड में ही क्या करता है, वॉयलेंस को इनकाउंटर करता है, तो धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है तो वो धीरे क्या करने लगता है, उसका एक मोटिव बन जाता है कि वो सोशल नॉर्म्स को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। व्हेन द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट अ रेजिस्टेंस म्यूटेट इनटू रेबेलियन इन मेनी केसेस। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका ये जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे रेबोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ओके, और स्पेशली हम बात करते हैं
होते हैं जिसकी एडोलेसेंस जो हमारी स्टेज होती है, जब बच्चा यहाँ पर 11, 12, 13, 14 साल का होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं 13 से लेकर यहाँ पर 18 ईयर्स तक हम जो एडोलेसेंस की आपकी स्टेज होती है, टीन एज जिसे हम कहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इस पर इंडक्शन अगर होता है तो ये हम जो भी हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है तो ये उनके आने वाले फ्यूचर पर माइंड को क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। और उनका जो वायलेंट नेचर होता है वो इसी का मतलब यही रीज़न होता है कि उनका इस तरीके का वायलेंट और सोशल नॉर्म्स जो भी हैं चीज़ें उनको वो फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो इस आर्टिकल में यही चीज़ है कि फिर जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट है उसके बाद बच्चों की सिचुएशन कैसी रहने वाली है। पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियो, द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट ऑल semblance ऑफ चाइल्डहुड विद विल फुलफिल वर्स्ट प्रोफेसी द परपिचुएशन ऑफ वॉयलेंस। तो ये कहा जा रहा है कि आफ्टर ये वॉयलेंस जब यहाँ पर ख़त्म होगा, ये जो कन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, उसके बाद जो बच्चों ने सेम्बलेंस ऑफ चाइल्डहुड को खोया है तो एक तरीके से ये क्या करेगा, उनके माइंड में जो वॉयलेंस है उसको स्टेबिलिटी, उनके माइंड में सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ वॉयलेंस ही रहेगा। तो बच्चे और वॉयलेंस इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अब क्या एजुकेशन के थ्रू हम इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं? तो हाँ, एजुकेशन के पास इतनी पावर है कि वो वॉयलेंस को यहाँ पर और उनका जो साइकोलॉजिकल मेंटल इम्बैलेंस है उसको ठीक किया जा सकता है। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं, आप रशिया का एग्जांपल ले सकते हैं, यूएस का एग्जांपल लिख सकते हैं कि दे आर द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री, है ना, जिनके पास जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट स्टिल यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पीस बिल्डिंग है हम उसको इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन है वो पीस को नर्चर नहीं कर पा रहा है, फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो इस आर्टिकल में इतना ही। आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी बट फॉर होम। देखिए हमारा टारगेट ये है कि आने वाले टाइम में हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी बननी है। 5 ट्रिलियन डॉलर, कितना, 5 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन किसके लिए, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक होता है आपका एलीट क्लास और दूसरे होते हैं आपके पुअर, यहाँ पर मार्जिनलाइज सेक्शन। तो अगर आप अभी यहाँ पर देखेंगे हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, ये जो स्कीम थी जिसमें 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता था, इसको अब क्या किया गया है, इलेक्शन रैली में छत्तीसगढ़ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको अभी और ज़्यादा क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। मतलब अभी ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था मेनली ये कब लेकर आया गया था, कोविड के टाइम पर लेकर आया गया था, क्योंकि उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर हर महीने जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सिटीजन्स है, जो जिनके पास फूड को वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें 5 kg का जो फूड था वो क्या किया जाता था, मतलब 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बाय 5 years बिकॉज ही डज नॉट वांट एनी सिटीजन टू स्लीप हंग्री। दिस मीन्स दैट 80 करोड़ इंडियन विल स्टिल बी रिसीविंग फ्री फूड ग्रेन्स टू स्टार्व ऑफ हंगर इन 2028। तो मतलब यहाँ पर अभी जो स्कीम है कब तक के लिए होगी, 2028 तक के लिए हो गए। अब इंडिया की हम बात करते हैं कि दिस इज द ईयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इंडिया टू बिकेम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। अब ये कहा जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया विल बिकेम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड ये ईयर ख़त्म होते होते, और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। बट यहाँ पर ये 5 ट्रिलियन डॉलर में कौन से पीपल, मतलब कौन इंक्लूडेड है, ये हमें फोकस करना होगा। सो विल लार्ज स्वैथ ऑफ इंडियंस स्टिल बी हंग्री विथ जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी 5 ट्रिलियन जीडीपी हो भी जाती है फिर भी यहाँ पर बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर क्या है, आपके भूखे हैं। ओके, अब यहाँ पर जापान की स्टोरी दी गई है कि एक टाइम पर ऐसा था, आज जो आप जापान का जो रेफरेंस आज देख रहे हैं, एक टाइम पर ऐसा था कि द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बाय जीडीपी इन द वर्ल्ड, जो जापान थी वो 3rd लार्जेस्ट यहाँ पर इकॉनमी थी। ओके, बट हम यहाँ पर जो डेटा अगर आप देखेंगे जापान में हर एक 20 मिनट में क्या हो रही थी, सुसाइड हो रहा था। हर एक 20 मिनट में क्या हो रहा था, सुसाइड हो रहा था। 15 लाख से जो जापानीज पीपल थे वो अपना घर छोड़ कर कहाँ जाते थे, दूसरी जगह जाते थे। सोशल विथड्रॉल यहाँ पर किया जाता है जिसको हम हिकिकोमोरी कहा जाता है।
जो मॉम्स एंड पॉप्स है वो एक्ट्रेस बन के यहाँ पर रह जाते थे, क्योंकि जो बच्चे होते थे वो सिर्फ क्या करते थे, पेरेंट्स को अपने छोड़कर चले जाते थे। और बहुत सारे जो लोग थे उन अपने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में ही, मतलब कि उनकी लोनली डेथ हो जाती थी, कुछ दिनों तक वो सर्वाइव करते और उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती थी। तो क्लियरली जापान क्लाइम टू द थर्ड पोजीशन इकोनॉमी वाइज बट हैज़ नॉट लिफ्टेड ऑल द बोट्स इक्वली। तो यहाँ पर इकोनॉमी वाइज जापान ने क्या किया, अच्छी ग्रोथ की, बट उसमें जो जितने भी लोग थे वो एक तरीके से यहाँ पर सर्वाइव, मतलब कि इक्वली यहाँ पर लिफ्ट नहीं कर पाए। उसके बाद 40 ईयर्स तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी रहा है जापान। उसके बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, और जिसके बाद यहाँ पर जापान पॉपुलेशन स्टार्टेड स्पेंडिंग लेस। अब जब यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो जो जापान की पॉपुलेशन होती है धीरे धीरे वो खर्चा कम करने लगती है। यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होता है, आपका श्रैंक होने लगता है, और गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो धीरे धीरे ड्राई अप होने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग को इंजॉय करता है, और उसका जापान के कंटेक्स्ट में जो जापान सेकंड था उसकी रैंक यहाँ पर धीरे धीरे किस में आ जाती है, थर्ड में फिर से आ जाती है। तो इसमें मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड लेवल पर भी क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो इसमें यही पूरा आर्टिकल मतलब कि डिस्कस किया गया। अभी कहा रहा कि अगर हमें ग्लोबल टीचर बनना है तो उसके लिए हमें एक्टिविज्म को इंश्योर करना होगा। हमारी सिर्फ जीडीपी रैंकिंग पर जो पोजीशन है उसको इंश्योर नहीं करना है, साथ साथ हमें हमारा जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन पर भी क्या करना होगा, फोकस करना होगा, उनकी ग्रोथ पर भी ध्यान देना होगा। तभी हमारी क्या होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, नहीं तो हमारी भी सिचुएशन जापान जैसी ही हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल, जो कंसिडर कैपिटल, ये कहा जा रहा है कि टुडे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम्स दैट कंट्री इज ऑन द कर्ब्स ऑफ इकोनॉमिक सुनामी। ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे जो हमारी कंट्री है एक इकोनॉमिक सुनामी में चल रही है। जो 1% ऑफ पॉपुलेशन हमारी 41% ऑफ नेशंस की जो वेल्थ है उसको क्या करती है, ओन करती है। कैपिटल हम की बात कर रहे हैं, और 50% और जो हमारी पॉपुलेशन है वो 3% ऑफ वेल्थ को क्या करती है, ओन करती है। ओके, तो अभी ये पूरा ये डेटा हमारे सामने आया। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ हमारी जीडीपी में देख रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के यहाँ पे जो गोल है कि हमें हमारा जो 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का टारगेट है, इसके लिए हम डिजिटल इकोनॉमी, फाइनटेक हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड ब्रांड करेंसी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स को हमने डिक्रीज किया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, ये सारे हमारे मैंडेटरी मंत्रा है। हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस पर ये भी ध्यान देना होगा कि 80 करोड़ में यहाँ पे हमारे मार्जिनलाइज्ड सिटीजन्स हैं, उन्हें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका जो डेटा साइंस है, रोबोटिक और फाइनटेक है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर आप उन्हें यहाँ पर अवेयर कराते हैं और स्किल्स प्रोवाइड भी करते हैं तो उसके लिए भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन 5 years, फर्स्ट विद द पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर 5 सालों में इंडिया आपकी 5 ट्रिलियन थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। बट हमारा जो फर्स्ट पर कैपिटा इनकम होगा वो $24,000 होगा, और जो हमारी रैंकिंग होगी आउट ऑफ 194 कंट्रीज 149 होगी। बट जो पॉपुलेशन है उसके वेलबिंग, इस पर हम फोकस करना होगा। नाउ सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि टू चेज द 5 ट्रिलियन जीडीपी इन डिस्ट्रीब्यूशन द इनइक्वालिटी इंडेक्स, दिस इंडेक्स जनरेटेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक। यहाँ पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है वो भी आगे बढ़ रही है। तो जनरेटेड बाय, ये जो आपका इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जनरेट किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 50 तक की स्केल होती है। सो हाई वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, इगैलिटेरियन सोसाइटी को यहाँ पर आपका इंडिकेट करती है। सो द वैल्यू ऑफ बोथ चाइना एंड जापान आर मोर देन 50। दो चाइना और जापान की जो वैल्यू है इस इनइक्वालिटी इंडेक्स में वो कितनी है, 50 है। तो एक तरीके से किसको शो कर रहा है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को ही शो कर रहा है। सो India might be on its way to achieve this goal, but most of the population still remain marooned in the slow lane of an older India, watching as a new canvas storm past. तो उसमें कहा जा रहा कि मे बी हम हमारे टारगेट को अचीव कर लें, बट स्टिल हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो पीछे छूट जाएगी इस लेन में। तो हमें उस पॉपुलेशन को भी, उस क्राइटेरिया को भी साथ में लेकर चलना होगा। ओके, सो इस आर्टिकल में इतना ही। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है आज का हमारा, ओपन कोर्ट हियरिंग सॉट ऑन सेम सेक्स मैरिज रिव्यू प्ली। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को क्या किया है, जो पिटीशन फाइल की गई थी सेम सेक्स मैरिज में, उसको अभी इसकी एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसकी फिर से यहाँ पर हियरिंग होगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, मनरेगा ऑडिट क्रॉसेस 50% लोकल बॉडीज इन जस्ट 6 स्टेट। तो यहाँ पर सोशल ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट की बात करते हैं तो मनरेगा के अंदर ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, हर एक महीने पर स्टेट क्या करेगा, ऑडिट को कंप्लेन करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेट ने अभी तक ही कंप्लेन की है कि जो ऑडिट के लिए फंड आना चाहिए सेंटर से वो रिलीज़ नहीं किया गया है। सोशल ऑडिट जो यूनिट के लिए फंड रिलीज़ होना चाहिए किसकी तरफ से, सेंटर की तरफ से, इसलिए हम यहाँ पर ऑडिट नहीं कर पा रहे, स्टेट्स का ये क्लेम है। तो मनरेगा के अंदर अभी क्या हुआ है कि of the 34 states and union territories, only 6 have completed their social audit। तो यहाँ पर सिर्फ 6 states ने क्या किया है, social audit को complete किया है under the मनरेगा। So in 50% of ग्राम पंचायत, केरला का यहाँ पर पूरा 100% ग्राम पंचायत का social audit हुआ है। अब इसमें यहाँ पर हाई करप्शन रेटेड के सामने भी आए हैं कि बहुत सारा करप्शन हो रहा है। प्राइमरी कंप्लेंट आए हैं इस स्कीम के अंदर। एंटी करप्शन जो मैकेनिज्म है इस एक्ट में सोशल ऑडिट के अंदर इसको मैनेज किया जा रहा है। फिर दीज नंबर्स आर सोर्स फ्रॉम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ये जो नंबर है इसको सोर्स किया गया है। और अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो फंड है, जो वेजेस है, उसको इसलिए सेंटर के द्वारा रिलीज नहीं किया जा रहा है, मनरेगा के अंडर फंड इसलिए रिलीज नहीं किया जा रहा क्योंकि सोशल ऑडिट यहाँ पर कंडक्ट नहीं की गई है। और स्टेट ये कंप्लेन कर रही है कि ऑडिट डिले इसलिए हुआ है क्योंकि सेंटर ने अभी तक फंड को रिलीज नहीं किया है। और ये जो ऑडिट होता है वो कौन करता है, जो ग्राम पंचायत आपकी जो स्मॉल यूनिट होती है वो इस ऑडिट को यहाँ पर कंडक्ट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज नीड अ रेगुलेटर लाइक सेबी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि India will evolve norms for regulating artificial intelligence and the AI regulator could function like financial regulator SEBI। हमें एक ऐसा artificial intelligence को क्या करना चाहिए, evolve करना चाहिए जिससे कि वो कैसे काम करे, जैसे कि SEBI आपका रेगुलेशन करता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर की तरह काम करता है, उसी तरीके से हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेटर को क्या करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए कि वो SEBI की तरह यहाँ पर काम करें। इसके लिए देखिए ये सिर्फ एक आइडिया दिया गया है ना। सो पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजर कॉल फॉर एआई रेगुलेटर हु डजंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एआई बट मॉनिटर इट्स एवोल्यूशन। तो कई बार क्या होता है कि हम जो ह्यूमन बींग होते हैं चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में ही टाइम लगा देते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्या करेंगे, ऐसा एक रेगुलेटर बनाएंगे जो कोई भी प्रेडिक्शन में कोई टाइम नहीं लगाएगा। सो देयर इज़ a need to be skin in the game and ex ante accountability and call for regular audit। तो यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है कि हमें एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है और रेगुलर ऑडिट की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक ऐसा आर्टिफिशियल एक रेगुलेटर क्या करना, आर्टिफिशियल रेगुलेटर जो है इंटेलिजेंस रेगुलेटर, उसको यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए और उसको इवॉल्व करना चाहिए। ओके, सो अ सिस्टम हैज़ टू बी पुट इन अ प्लेस विथ मैनुअल ओवरराइड जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जिस तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में आपका सर्किट ब्रेकर होता है, उसी तरीके से हमें एक मैनुअल एक सिस्टम को यहाँ पर प्लेस करना चाहिए। ओके, सो अभी इस आर्टिकल में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उन्हें डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। तो ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये फैमिली और इंडिविजुअल दोनों ही की होल्डिंग पर क्या करता है, सीलिंग्स लगाता है। सेकेंड वाला आपका यहाँ पर सही है कि जो लैंडलेस पीपल हैं उन्हें एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करना। थर्ड एंड फोर्थ भी आपका क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रोमिनेंट क्रॉप फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस। यहाँ पर प्रोविंसेस से जो मेंबर्स इलेक्ट होते थे, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको इलेक्ट किया जाता था। ओके, सो आई होप दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसकी जो आपकी PDF है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल
एडुवर्स IAS, वहाँ से आप पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो आज का कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।